प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मुगल प्रशासन व्यवस्था एवं संस्थाओं के विषय में चर्चा करेंगे। मुगल प्रशासन व्यवस्था को कुलीनों का शासन कहा जाता है। मुगल कालीन शासन व्यवस्था के मूल ढांचे को खड़ा करने का श्रेय अकबर को है। उसने जिस शासन पद्धति को लागू किया वह थोड़े परिवर्तनों के साथ औरंगजेब के समय तक उसके बाद भी जारी रही। मंगोलों की शासन व्यवस्था में अरब तथा फारस की व्यवस्था के चिन्ह विद्यमान थे। मुगल शासन प्रणाली भारतीय और अभारतीय प्रणाली का मिला जुला सम्मिश्रण था, अथवा वास्तविक रूप में फारस और अरब की प्रणाली भारतीय परिस्थितियों में प्रयोग की गई थी। वस्तुतः मुगल शासन कागजी शासन कहा जाता है, जिसका प्रमुख केंद्र बादशाह था। मुगल काल में समस्त शक्तियां बादशाह में केंद्रीभूत थीं। बादशाह शासन की धुरी था। इस दृष्टि से पूर्णतः निरंकुश थे, परंतु उन्हें स्वेच्छाचारी अथवा अत्याचारी कहना उचित नहीं होगा। वे जन कल्याण में रुचि रखते थे। अकबर से शाहजहां तक बादशाहों में प्रजाहित की भावना सर्वोपरि रही थी। बादशाह के कुछ विशेषाधिकार थे, जैसे राजकीय सम्मान का दाता, उपाधियों का प्रदाता केवल बादशाह होता था। झरोखा दर्शन देने का अधिकार भी उसी का था। तस्लीम और कॉर्निश में केवल उसी का अधिकार था। केवल वही नक्कारों का प्रयोग कर सकता था, वही हाथियों के दंगल का आयोजन कर सकता था। अधिकांश मुगल बादशाह मंत्रियों अमीरों से सलाह लिया करते थे, लेकिन अंतिम निर्णय उन्हीं का होता था। अकबर के शासनकाल में शासन व्यवस्था के 4 प्रमुख विभाग थे। अकबर के काल में 2 वर्षों के लिए संख्या 5 हो गई थी, जब टोडरमल को मशरफे दीवान अर्थात अर्थमंत्री बना दिया गया था, किंतु यह विशेष परिस्थिति में किया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई थी। इन मंत्रिमंडल विभागों के अतिरिक्त एक परामर्शदाता समिति का भी उल्लेख मिलता है। इसके सदस्यों की संख्या लगभग 20 थी। अकबर महत्वपूर्ण जटिल विषयों पर समिति से परामर्श लेता था। समिति की बैठक रात्रि में होती थी। मुगल शासन के प्रमुख अधिकारियों के अंतर्गत वकील मुतलक अथवा वजीर, सैद्धांतिक रूप से वजीर शासन का प्रधान था। वह समस्त राजकीय कार्यवाही प्रति उत्तरदायी था। उसके सहायक अधिकारियों में दीवान खालसा, दीवान तन, मुस्तफी एवं दीवान बयूतात प्रमुख थे। मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी होता था, परंतु सेना का प्रधान सेनापति नहीं होता था। उसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा सैनिक प्रबंधन के लिए की जाती थी। एक प्रकार से वह रक्षा मंत्री होता था। उसका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, घोड़ों को दाग लगाना, सैनिकों का हुलिया रखना एवं सैनिकों के लिए आवास तथा रसद आदि की व्यवस्था करना था। अकबर के समय में इस पद का समुचित उत्थान हुआ। इसके कार्यक्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कार्यालय संबंधी कार्य के अंतर्गत उसका कार्यक्षेत्र निश्चित था। मनसबदारों की नियुक्ति, मनसबों के आधार पर सैनिकों की संख्या, वेतन, जागीर आदि की जांच बख्शी के कार्यालय में होती थी। बख्शी के प्रमाण पत्र के बिना मनसबदारों के वेतन का भुगतान नहीं होता था। दरबार संबंधी कार्यों के अंतर्गत मीर बख्शी बाहर से आए समस्त नवीन सैनिकों के वेतन तय करवाकर उन्हें बादशाह के सम्मुख उपस्थित करता था। बादशाह की यात्राओं, बाहरी दौरों, शिकार में साथ रहता था। वह पड़ाव की देखरेख और मनसबदारों के ठहरने की व्यवस्था करता था। शाही महलों की सुरक्षा के लिए मनसबदारों की ड्यूटी लगाना भी उसी का काम था। उसके विस्तृत एवं व्यापक काम में सहायता देने के लिए उसके अधीन अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी रखे गए थे। खाने सामान के पद को यद्यपि अकबर के काल तक मंत्री के समान नहीं माना जाता था, परंतु बाद में पत्र महत्वपूर्ण हो गया। वह घरेलू विभाग से संबंधित था। बादशाह की दैनिक भोजन व्यवस्था, कपड़े, हीरे जवाहरात, गोला बारूद और शाही महलों के काम में आने वाले पशुओं तक की देखरेख करता था। इस पद पर महत्वपूर्ण उमरावों की नियुक्ति की जाती थी। और राजमहल में रहकर यदि बादशाह दौरे पर हो तो वहाँ भी साथ रहकर दैनिक खर्चे, खान पान, वस्त्र आदि की व्यवस्था देखता था। शाही कारखानों में जहाँ नाना प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता था, संपूर्ण देखभाल खाने सामान के नियंत्रण में थी। काजी उल कुजात यानी प्रधान काजी, बादशाह के बाद न्याय विभाग का दूसरा महत्वपूर्ण पद काजी उल कुजात प्रधान काजी का होता था। मुगलों की न्याय व्यवस्था का आधार मुस्लिम कानून निर्माताओं द्वारा
इस्लाम के आधार पर मृत सिद्धांत एवं दिल्ली सुल्तानों द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था थी। काजी की सहायता के लिए मुफ्ती होते थे जो इस्लामी कानूनों की व्याख्या करते थे। मुगल काल के अधिकांश काजी भ्रष्ट तथा घूसखोर थे। जुन्नर सरकार ने लिखा है कि काजी कुछ अपवादों को लेकर घूस लेने के लिए बदनाम थे। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव, डॉक्टर इब्न हसन का मत है काजुल कुजात और सदरुस सुदूर एक ही व्यक्ति होता था, जबकि अन्य लोग इन्हें अलग मानते हैं। सदरुस सुदूर यानी प्रधान सद्र मुस्लिम कानूनों के वे ज्ञाता जिन्हें शरह की पूरी जानकारी होती थी, उलेमा कहलाते थे। बादशाह शासन के कार्य में उलेमा से परामर्श लेता था। साथ ही अनेक उलेमाओं से एक साथ परामर्श लेना संभव नहीं था, इसलिए किसी एक उलेमा को शेखुल इस्लाम के पद पर नियुक्त करता था, जिसे सदरुस सुदूर कहा जाता था। इसका मुख्य कार्य धार्मिक बानर बादशाह को सलाह देना था, राज के दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्वानों साधु संतों के लिए राज के अनुदान की व्यवस्था करना इसका काम था। मुहत्सिब औरंगजेब के काल में नियुक्त हुआ था। इसका कार्य जनसाधारण के नैतिक चरित्र और आदर्श को उन्नत बनाना था। व्यावहारिक दृष्टि से इसका कार्य मुसलमानों तक ही सीमित था। इसका मुख्य काम यह देखना था कि मुसलमान प्रजा इस्लाम की शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करती है या नहीं। मुसलमानों को इस्लाम का आचरण करने से रोकना भी उसका दायित्व था। औरंगजेब के शासनकाल में इस पदाधिकारी का महत्व काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि उसे सल्तनत में निर्मित होने वाले हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम भी दे दिया गया था। शराब खानों तथा जुए के अड्डों को समाप्त करने का काम भी उसी का था। अन्य पदाधिकारियों में बुयातात, मीर आतिश, दारोगाए डाक चौकी कहे जा सकते हैं। बुयातात मृत पुरुषों की धन संपत्ति का लेखा रखता था। मीर आतिश तोपखाने का अध्यक्ष होता था। मीर आतिश के मीर बख्शी के अधीन काम करता था। दारोगाए डाक चौकी राज की डाक विभाग का अध्यक्ष होता था। शासकीय पत्रों को भिजवाने के साथ उसे गुप्तचर विभाग भी सौंपा गया था। प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत बाबर हुमायूं ने विशेष योगदान नहीं किया। अकबर के शासनकाल में मुगल सल्तनत को सूबों में बांटा गया, जिन्हें 15 या 18 बताए जाते हैं। शाहजहां द्वारा इस संख्या को छट्टा, उड़ीसा और कश्मीर को स्वतंत्र सूबे बना देने से संख्या 18 हो गई। औरंगजेब द्वारा बीजापुर, गोलकुंडा की वजह से 2 सूबे और बढ़ गए और अफगानिस्तान के रूप में सूबों की संख्या 21 हो गई। सूबे की व्यवस्था मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था का ढांचा उनकी केंद्रीय शासन व्यवस्था से मिलता जुलता था। प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी सुपह सालार अथवा सूबाए साहिब कहलाता था। यह पदाधिकारी सूबे में बादशाह का ही प्रतिरूप होता था। उसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी। सामान्यतः यह पद राजवंश के सदस्यों तथा उच्च मनसबदारों को दिया जाता था। सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि के बाद उनका स्थानांतरण किया जाता था। मुगल बादशाह की भांति सूबेदार का अपना दरबार होता था और विशाल सेना रखाता था। सूबेदार के लिए ऐसे कार्य करने की मनवाई थी जो बादशाह के विशेष अधिकार में थे, जैसे चमड़ी उजड़वाना, हाथी के पैरों से कुचलवाना, झरोखा दर्शन देना आदि। सूबेदार के अतिरिक्त प्रांतीय शासन व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी दीवान सूबा था। प्रांत में सूबेदार पश्चात दीवान का ही पद था। यह प्रांत केंद्र में राजस्व विभाग का प्रतिनिधि था तथा किसी भी तरह से सूबेदार के अधीन नहीं था। यह सूबेदार का प्रतिनिधि था। दोनों एक दूसरे पर निगरानी रखते थे। प्रांतीय दीवान का चुनाव केंद्रीय दीवान करता था और बादशाह उसकी नियुक्ति करता था। दीवान का मुख्य काम प्रांत से राजस्व वसूल करना और प्रांतीय अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करना था। सदर सूबा दीवान के पश्चात न्याय और धार्मिक विभाग के अध्यक्ष का पद प्रमुख था। सदर की नियुक्ति केंद्र के सदर सुदूर की सिफारिश पर बादशाह द्वारा की जाती थी। काजी सूबा प्रांतों में मुख्य न्यायाधीश था। इसकी नियुक्ति बादशाह काजी गुजरात की सिफारिश पर करता था। वह दीवानी फौजदारी दोनों ही मुख्य सुनवाई करता था। बख्शी सूबा प्रांत का प्रमुख अधिकारी था। इसकी नियुक्ति मीर बख्शी की सिफारिश पर बादशाह द्वारा की जाती थी। प्रांतीय बख्शी वाकया निवास का भी काम करता था। उसे माह में 2 बार प्रांत की गतिविधियों की सूचना बादशाह को भेजनी पड़ती थी। मुगल स्थानीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रांत जिलों में विभाजित थे जो सरकार कहलाते थे। सरकार महल या परगने में विभाजित थे। परगने का निर्माण कई गांवों के मिलने से होता था। शाहजहां के समय में कुछ परगनों को मिलकर एक अन्य इकाई का निर्माण किया गया, इसे चकला कहा जाता था। कितने परगनों को मिलकर सरकार बनाती थी, एक प्रांत में कितनी सरकार होती थी, यह निश्चित नहीं था। सरकार का सर्वोच्च अधिकारी फौजदार होता था। उसका पद कार्य आजकल के कलेक्टर के समान था। वो प्रांतीय सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। जिले में शांति व्यवस्था रखने के लिए उसके अधीन एक सैनिक टुकड़ी रहती थी। जिले की शासन व्यवस्था का दूसरा प्रमुख अधिकारी अमल गुजार होता था, जो राजस्व एकत्रित करता था। उसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती थी। वह प्रांतीय दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था। बितिकची अमल गुजार के अधीन बितिकची होता था, जो भूमि लगान संबंधी कागजात
तैयार किया करता था। किसानों को लगान वसूली की रसीद देता था। परगने की शासन व्यवस्था शिकदार, आमिल, पोतदार, कानूनगो और कारकुन चलाते थे। शिकदार परगने का मुख्य सैनिक अधिकारी होता था जो अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। वह राजस्व वसूली के कार्य में भी सहयोग देता था। आमिल परगने का वित्त अधिकारी था, वह राजस्व वसूली करता था। पोतदार परगने का खजांची था। कानूनगो परगने के पटवारियों का अधिकारी था। उसका मुख्य काम लगान, भूमि और कृषि संबंधी दस्तावेजों की देखभाल करना, उन्हें तैयार करना था। बड़े नगर की व्यवस्था के लिए कोतवाल होता था। उसके पास 100 पैदल सैनिक और 50 घुड़सवार सैनिक होते थे। कोतवाल मुख्य रूप से नगर का पुलिस अध्यक्ष होता था। साथ ही वो नगर पालिका का प्रशासन और फौजदारी मुकदमों के लिए स्थानीय न्यायाधीश का भी काम करता था। नगर में शांति व्यवस्था, मूल्यों, माप तोल के बांटों का निरीक्षण करना, अपराधों को रोकना, बूचड़खानों, कब्रगाहों, श्मशानों, लावारिस संपत्ति पर निगाह करना उसका काम था। ग्राम्य शासन पहले की व्यवस्था परंपरागत ग्राम पंचायतों द्वारा की जाती रही। ग्राम के मुख्य अधिकारियों मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार आदि मुख्य थे। मुगलों की सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत सेना के मुख्य 3 अंग थे: घुड़सवार, तोपखाना और पैदल। घुड़सवार सेना प्रमुख अंग थी। श्रेणियाँ घुड़सवारों की 2 थीं: बरगीर और सिलेदार। बरगीर सैनिक को राज्य की तरफ से घोड़े, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र दिए जाते थे। सिलेदार घोड़े, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र व्यवस्था स्वयं करता था। घुड़सवारों का एक अन्य वर्गीकरण भी था। इसके पास 2 घोड़े होते थे और 2 अस्पा कहलाता था। एक घोड़े वाले सैनिक को 1 अस्पा कहते थे और 2 सैनिकों के बीच एक घोड़ा पर उन्हें निम्न अस्पा कहा जाता था। इस वर्गीकरण के आधार पर उनका वेतन भी अलग होता था। मुगल सेना की सर्वाधिक श्रेष्ठ टुकड़ी अहदी सैनिकों की होती थी। इनकी भर्ती सीधे केंद्र द्वारा की जाती थी। इनका संपर्क सीधे बादशाह से होता था। इनके लिए अलग दीवान और बख्शी होता था। एक एक अहदी के पास 8-8 घोड़े रहते थे। बाद में संख्या घटाकर 5 कर दी गई। अहदी सैनिकों को 25 रुपये से 500 रुपये प्रतिमाह से वेतन दिया जा सकता था, जबकि उन्हें घड़सवारों को 12 से 15 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। अकबर के समय में पैदल सेना को प्यादा अथवा पायक कहा जाता था। पैदल सैनिक की 3 श्रेणियाँ थी। लड़ाकू इस श्रेणी में बंदूकचीज, तलवार या शमशीरबाज जाते थे। अर्ध लड़ाकू इस श्रेणी में संदेशवाहक, दास, चौबदार आते थे। गैर लड़ाकू इसमें लोहार, खनिक आदि आते थे। तोपखाना बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। पुलिस का संगठन अकबर के समय में हो पाया। तोपखाने की व्यवस्था के लिए मीर खान सामान और मीर आतिश नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तोपों की ढलाई के लिए ढलाई खाने बनाए गए। तोपें इतनी भारी होती थी कि इन्हें ढोने के लिए कई हाथियों और पशुओं की आवश्यकता पड़ती थी। अकबर ने तोपखाने में सुधार करने का अथक प्रयास किया। नौसेना के अंतर्गत मुगल सैनिक व्यवस्था में मुगल नौसेना सबसे उपेक्षित थी। अकबर ने पहली बार नौसेना के लिए मीर बहर की अध्यक्षता में अलग विभाग खोला। जहांगीर और शाहजहां ने इस विषय में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। औरंगजेब ने अवश्य इस ओर ध्यान दिया। फिर भी मुगल नौसेना नावों का छोटा बेड़ा मात्र रही, जिसका मुख्य काम शाही परिवार के सदस्यों और सैनिकों इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाना था। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।